प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री इतिहास, जिसमें हिस्ट्री का एक चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिए हैं, उसके बाद अति लघु उत्तरीय वाला क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन को आज हम समझाते हैं। ध्यान से देखो और सीख करके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब अच्छे तरह से याद रखना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरह से लिखना है। ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 पे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री से पूछा जाता है। ये जो 12 क्वेश्चन लिए गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसी 12 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखो कह रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। याद कर लेना है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखना है यूरोप महादेश के अंतर्गत। इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। कह रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। बाबू याद रखना, बुर्बो वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। ध्यान देना है सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध, ये मोस्ट VVI है, MVVI है ये क्वेश्चन। ध्यान देना, मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण जब हो रहा था तो उसके विरोध में कौन सा था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रिया था। इसी प्रकार से इससे अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। याद रखना है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने जो है प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था, प्रधानमंत्री के पद पे। इससे अगला क्वेश्चन कह रहा है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। बहुत बार ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। याद रखना है, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला क्वेश्चन कह रहा है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। इससे अगला जालबेरीन एक संस्था थी। जालबेरीन एक संस्था थी व्यापारियों की। याद रखना, जालबेरीन जो है वो व्यापारियों की संस्था थी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने। याद रखना, गौ नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दोगे, देखो कह रहा है यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। याद रखना, यूनान का। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। ध्यान देना, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि जो है वह तुर्की के साथ किया गया था। तुर्की के साथ। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 12, ये BTC के बुक में दिया गया है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन समझेंगे अति लघु उत्तरीय वाला। बड़ा ही सटीक आंसर लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत अच्छे से ध्यान देकर के सीखो और सभी क्वेश्चनों का जवाब एकदम याद ही हो जाएगा। एक बार पढ़ने के बाद एकदम निश्चित याद हो जाएगा। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है पहला नंबर राष्ट्रवाद क्या है। बड़ा ही सटीक में आंसर दिया हुआ है। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। राष्ट्रवाद जो है किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उसमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। ये राष्ट्रवाद जो है लोगों के बीच में प्रेम और एकता को स्थापित करती है। याद कर लेना अच्छे से, राष्ट्रवाद एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उसमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना है। मेजनी कौन था। मेजनी के बारे में बहुत तरह से परिभाषा होते हैं। ये जो है सबसे सटीक हमको लगा है। आप लोग को ध्यान देकर के याद करना है। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। मेजनी जो था राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। ठीक है, और मेजनी जो है सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में
एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु असफल हो रहने पर उसने इटली से पलायन करना पड़ा। ठीक है। अब मेजनी ने इटली में क्या कह रहा है, जो उत्तरी और मध्य इटली में, उत्तर और मध्य इटली के भागों में गणराज्य को स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन असफल हो गया। और असफल होने के बाद उसने क्या कहता है, इटली को पलायन करना पड़ा, इटली को छोड़ करके उसे जाना पड़ा। ठीक है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो निश्चित याद ही कर लेना है और बहुत सटीक है। क्या कर रहा है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी का एकीकरण जो हो रहा था उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही थी। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं थी, पहला, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। अब किसी देश में ये 300 जो राज्य हो जाएंगे तो उनको एकीकृत करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो ये सबसे बड़ा बाधा तो यही था, जो 300 छोटे बड़े राज्य थे। 2 नंबर बात, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। अब इन सभी राज्य में सभी लोग राजनीतिक रूप से कोई अलग थे, कोई सामाजिक एवं धार्मिक रूप से विषमताएं थी सबकी कुछ में। अब कह रहा है 3 नंबर बात, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। और सभी व्यक्तियों में राष्ट्रवाद का भावना था ही नहीं, उसमें राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। उसके बाद चौथा कह रहा ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप, ऑस्ट्रिया का जर्मनी पे हस्तक्षेप था। 5 नंबर का रहा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। मेटरनिख जो था वहाँ का, वो प्रतिक्रियावादी नीति था। इस सभी कारणों की वजह से जर्मनी का एकीकरण, ये सभी कारण जो है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, मेटरनिख युग क्या है। ठीक है, मेटरनिख युग क्या है। तो लिखा गया है, मेटरनिख ने यूरोपीय राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिख युग के नाम से प्रसिद्ध है। देखो, मेटरनिख ने यूरोप की राजनीति में इतना ज़्यादा अच्छा भूमिका निभाया, जो वह 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक के समय अवधि जो था, काल जो था, उस समय अवधि को मेटरनिख युग के नाम से ही जाना जाने लगा। यही था मेटरनिख युग। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को और भी इस चैप्टर के आगे क्वेश्चन मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो को देखने में अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ पाए हो, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और सीख करके अच्छे से एग्जाम में आंसर दें।